आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड दौरे की, इसकी अहमियत की। इसके साथ ही हम बताएंगे कि वक्फ संशोधन बिल की किस तरह से जेपीसी में चल रही है पहली बैठक, और साथ ही बात करेंगे कोलकाता के नृशंस बलात्कार और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। तमाम अन्य खबरें भी होंगी, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। पोलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वार्सा में होगा औपचारिक स्वागत। अपने समकक्ष डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा के साथ पीएम करेंगे बातचीत। अज्ञात सैनिकों के स्मारक पर देंगे श्रद्धांजलि। व्यापारिक प्रमुखों से भी मुलाकात का कार्यक्रम। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 वितरण समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम पुरस्कार। इसरो की चंद्रयान 3 टीम को मिला विज्ञान टीम पुरस्कार। कोलकाता मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई और बंगाल पुलिस ने दाखिल की रिपोर्ट। बंगाल पुलिस के रवैये पर अदालत ने उठाए सवाल। डॉक्टर से काम पर लौटने को कहा। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद भवन परिसर में संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक। समिति के सदस्यों की अल्पसंख्यक मामलों और कानून मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत। दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपी के कविता के मामले में ईडी आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी जवाब। जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। अगले 36 घंटे में असम, मेघालय, त्रिपुरा, केरल और लक्षद्वीप में मूसलाधार बारिश के आसार। अगले 7 दिन में मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा और गुजरात क्षेत्र में भी भारी बारिश की चेतावनी। वहीं ओडिशा में बिजली गिरने से बीते 24 घंटे में 6 और लोगों की मौत। लेकिन खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के पोलैंड दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के आधिकारिक यात्रा पे हैं। वे आज वार्सा में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों पक्षों के बीच बैठक में अन्य विकल्पों पर भी बातचीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। वे अज्ञात सैनिकों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री व्यापारिक नेताओं और पोलैंड के गणमान्य लोगों के साथ बातचीत करेंगे। पोलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को स्थायी शांति का बड़ा पैरोकार बताया। उन्होंने कहा कि भारत का यह स्पष्ट मत है कि ये युद्ध का समय नहीं है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है। ये युद्ध का युग नहीं है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है, जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल दे रहा है।
पोलैंड के अलग अलग हिस्से से बड़ी संख्या में युवा भी प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए। आईटी क्षेत्र में काम कर रहे युवाओं का मानना है कि आज दुनिया में भारत की पहचान अलग है। उनका मानना है कि एआई के क्षेत्र में भारत तेजी से तरक्की कर रहा है, जो आने वाले समय में युवाओं के सपनों को पूरा करेगा। को पहली बात तो यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतने वर्षों बाद कोई भारत से प्रधानमंत्री यहाँ पे आए। और जैसा आपने बताया, उन्होंने टेक्नोलॉजी की बात की और भारत की सौर ताकत की बात की और इतने अच्छे आंकड़े, इतने अच्छे फैक्ट्स उन्होंने दिए कि भारत मोर देन 100 से ज़्यादा उपग्रह जो है लेकर के गया। और उन्होंने अन्य जो है एआई की बात की, वो बहुत ही आगे देश को बहुत ही आगे ले जाने वाला है। और यहाँ पोलैंड में भी हम लोग, जैसे कि मैं खुद तकनीकी में और एआई में काम कर रहा हूँ, तो बहुत ही जब ये मैं देखता हूँ तो भारत का जो फ्यूचर है, भारत का जो भविष्य है, वो बहुत ही सुखद और सुंदर दिखाई देता है। और मोदी जी ने बहुत सारी जो भी बातें की, उनकी जो बातें थी वो बहुत ही साक्ष्यों के साथ और बहुत ही आंकड़ों के साथ उन्होंने रखा, प्रस्तुत किया। और निश्चित ही भारत का फ्यूचर, भारत का भविष्य न कि भारत में बल्कि पूरे दुनिया में जो है बहुत ही सुदृढ़ होने वाला है। और भारत फिर से बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगा और टेक्नोलॉजी में हम बहुत प्रोग्रेस करेंगे। मैं बस इसे 2 लाइनों में समराइज करना चाहूँगा कि जिस ऊर्जा और उत्साह के साथ जो है मोदी जी ने आज भाषण दिया और जिस ऊर्जा के साथ वो नेतृत्व कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 20 सालों में पूरा विश्व ही अखंड भारत होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये आपने देखा, जो युवा पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, इनका ये मानना है कि जो फ्यूचर है वो भारत का है। तकनीक के क्षेत्र में या भारत जिन दूसरे क्षेत्रों में तेजी के साथ काम कर रहा है, और युवाओं का ये भी कहना है कि आने वाला जो वर्ष है या जो आने वाला समय है वो भारत का समय है। कैमरामैन अंकुर के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, पोलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद पोलैंड में मौजूद हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने पोलैंड के उप विदेश मंत्री वटेस्ला बाटोस्वेस्की से बात की। भारतीय प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा को लेकर विदेश मामलों में उप विदेश मंत्री ने कहा कि पोलैंड और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में ये यात्रा सहायक होगी। उन्होंने बताया कि पोलैंड भारत की रूस यूक्रेन युद्ध के प्रति कूटनीतिक दृष्टिकोण की सराहना करता है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक अवसरों में भी वृद्धि होगी। It feels great. It's got Polish flags and Indian flags. It's a cooperation that's made by somebody who lives and works in Poland as an Indian. We have a very large community here, and at this speech we had 500 Indians shouting vigorously with delight when Mr. Modi, the Prime Minister, was making a very upbeat speech about the current situation of India, the future of India, the future of the world, and cooperation with Poland, which he's visited after 45 years of not having the Indian Prime Minister. और भी बताएंगे इस दौरे के बारे में, इसीलिए वारसा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह, और हमारे साथ खास मेहमान भी हैं डॉक्टर राजन कुमार, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU। सबसे पहले नीरज आपके पास ही आती हूँ, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं वहाँ पर दोनों देशों में संबंधों की गर्माहट को। देखिए बिल्कुल, और ये गर्माहट आप देखें कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे और भारत के जो लोग जो यहाँ पर पोलैंड में रह रहे हैं वो एक लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे। पोलैंड के लोग भी ये बोल रहे थे कि भारत से प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और दूसरा आप देखें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे और जो 3 मॉन्यूमेंट्स जिनसे भावनात्मक रूप से पोलैंड और भारत का जुड़ाव रहा है, पहला बार है कि कोई प्रधानमंत्री उस जगह पर पहुंचा है। भारतवंशियों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि ये लोग भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं और कई सारी बातों का जिक्र किया। खासतौर से आप देखें कि आज प्रधानमंत्री यूक्रेन जाने वाले हैं और आज भी प्रधानमंत्री की पोलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं उनके साथ मुलाकातें, कई सारे मसलों पर बातचीत हो सकती है। कल अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि ये युद्ध का युग नहीं है और शांति का युग है, और इस रीजन में
शांति होनी चाहिए, ये बड़ी बात है। यानी यूक्रेन यात्रा पर जाने से पहले प्रधानमंत्री का ये संबोधन बताता है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस क्षेत्र में भी शांति हो, इस क्षेत्र में भी जो विकास के जो दूसरे पैमाने जो यूरोपियन देशों में है उसी तरीके से आगे रहे। आप देखें कि दुनिया के कई सारे हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में तनाव बना हुआ है और उस स्थिति में प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य यूक्रेन जाने से पहले अपने आप में बढ़ा है। और आज का दिन आप देखें कि जो अननोन सोल्जर मेमोरियल है, प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे जहां पर पोलैंड के अलग अलग सैनिकों ने कई सारी लड़ाइयों में अपना जो सर्वोच्च बलिदान है वो दिया है और उस सर्वोच्च बलिदान को देते समय उनका जो नाम है या ये कहें कि उनकी जो पहचान है वो नहीं हो सकी, लेकिन उनकी याद में अननोन सोल्जर जो मेमोरियल है वो बनाया गया है, वहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे। तो आज का दिन भी काफी कह सकते हैं कि व्यस्त दिन है। बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं, कुछ सीईओज हैं, उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी तो दोनों देशों में व्यापार को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से दूसरे क्षेत्रों में पोलैंड और भारत मिलकर काम कर सकता है, इन तमाम पहलुओं पर प्रधानमंत्री आज चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। बिल्कुल, डॉक्टर राजन भी हमसे जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजन, आपके पास आना चाहेंगे। 45 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये यात्रा अपने आप में कई दृष्टिकोण से अहम है। किस तरह से इसे देखते हैं जब हम संबंधों की बात करते हैं, जब हम कूटनीति की बात करते हैं और जब हम वैश्विक परिदृश्य में भारत की स्वीकार्यता की बात करते हैं? मेरे हिसाब से ये जो विजिट है ऐतिहासिक है और इसके दो पहलू हैं। एक तो कि द्विपक्षीय बात, जिसकी बात अभी हमारे संवाददाता पोलैंड से कर रहे थे, और दूसरा है कि जो जियोपॉलिटिकल इशू है। इस विजिट में जो द्विपक्षीय बातें हैं उसमें ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि पोलैंड से हमारा जानते हैं कि शीत युद्ध के समय से ही पोलैंड से वार्सो से हमारे रिलेशन अच्छे थे, क्योंकि वार्सो पैक्ट के जो भी मेंबर थे वो सोवियत यूनियन के साथ उनके संबंध काफ़ी अच्छे थे। लेकिन जो अभी जो विवादास्पद आस्पेक्ट है वो है हमारा भू राजनीतिक जो आस्पेक्ट है, कि प्रधानमंत्री की जो यात्रा अभी यूक्रेन में इस समय हो रही है, जब 1991 से लेकर जब यानी कि यूक्रेन जब से स्थापित हुआ है, इंडिपेंडेंट हुआ है सोवियत यूनियन से, उसके बाद से लेकर अभी तक नहीं हुई थी यात्रा। तो अभी प्रधानमंत्री जो यात्रा कर रहे हैं उसके क्या मायने हैं? तो उसकी मुझे लगता है कि 3 इसके पहलू हैं। पहला तो यह है कि ये एक तरह से एक बैलेंसिंग एक्ट हो सकता है, एक भारत के नीतियों को संतुलित करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने वहाँ पे अभी भाषण में बताया, डायस्पोरा को एड्रेस करते हुए जो बताया, उसमें उन्होंने यह बताया कि यह समय युद्ध का नहीं है, बुद्ध का समय है। तो इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री इस बात पे जोर देना चाह रहे हैं कि उनका जो विजिट है इसमें इसका जो पीस बिल्डिंग एक्सरसाइज के रूप में इसको देखा जाए, और भारत कोशिश करेगा कि दोनों पार्टीज को अभी के समय में सीज फायर के लिए मनवाना या युद्ध को रोकना तो असंभव है, लेकिन किस ढंग से भारत उसमें मदद कर सकता है। और एक तरह से जो बोला था कि ब्रिजिंग रोड, यानी ब्रिजिंग मतलब जैसे पुल निर्माण करने की कोशिश होती है, जो 2 खाइयाँ होती हैं उसके बीच में, तो अभी जो दोनों के बीच में जो खाई तैयार हो गया है रूस के बीच में और जो पश्चिम के देश हैं, वहाँ पे भारत किसी ढंग से एक तरह से जोड़ने की प्रयास कर सकता है, क्योंकि भारत के संबंध दोनों जगहों से काफ़ी अच्छे हैं। यही नहीं, एक और ब्रिजिंग का काम हो रहा है, वो है कि भारत चूंकि ग्लोबल साउथ का एक लीडिंग कंट्री है, वैश्विक दक्षिण का सबसे एक इम्पोर्टेंट कंट्री है आज के समय में, और वैसा देश जिसने कि किसी का साइड नहीं लिया, वो चीन जैसे साइड ले लिया, तो चीन को वैश्विक दक्षिण का रिप्रेजेंटेटिव नहीं माना जा सकता है। तो भारत ने ऐसा पोजीशन में आया था, एक इंडिपेंडेंट था और वेस्ट और जो ग्लोबल साउथ है इसके बीच में भी एक जो खाई है उसको भरने की कोशिश, एक तरह से उसको ब्रिज करने की कोशिश किया था। क्योंकि इस वॉर से सबसे बड़ी दिक्कत जो हो रही है वो वैश्विक दक्षिण के देशों का हो रहा है। आप जान रहे हैं कि इन्फ्लेशन काफी हाई हो गया है, इन्वेस्टमेंट कुछ देशों में रुक गए हैं, कितने देशों में आपने देखा, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव से लेकर कितने देशों में इस ढंग के क्राइसिस हो गए हैं। तो उन सारे देशों में जो इसके प्रभाव पड़ रहे हैं, जो यूक्रेन में वॉर हो रहा है, फिर इजराइल और गजा के बीच में जो हो रहा है, उसके जो दुष्प्रभाव है उसको कैसे रोका जा सकता है, उसको कम कैसे किया जा सकता है। तो एक तरह से जो ये ग्लोबल साउथ के इश्यूज हैं उसको भी उन्होंने अपने डायस्पोरा का जो भाषण हुआ था उसमें उन्होंने रखने की कोशिश की है। तो ब्रिजिंग, बैलेंसिंग और पीस बिल्डिंग, मेरे हिसाब से ये 3 पहलू हैं जो कि महत्वपूर्ण पहलू हैं, और इसी कारण से मैं मानूंगा कि ये जो विजिट है काफी ऐतिहासिक है। और अगर आप मुझे समय देंगे तो एक और मायने में यह यात्रा प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक आप देखेंगे कि कोई भी जो युद्ध होता था कहीं भी, तो भारत की नीति यह थी कि भारत उससे डिस्टेंट रहेगा, किसी का साइड नहीं लेगा, और कभी भी भारत ने, आपने देखा 1991 से लेकर अभी तक मैं बात करूं, तो निगोशिएट करने का या पार्टीज को एक साथ लाने की कोशिश नहीं किया था। इस युद्ध में भी भारत ने ना तो टर्की की तरह कोई प्लेटफॉर्म देने की कोशिश किया, ना ही चीन की तरह कोई प्रपोजल, पीस प्लान कोई देने की कोशिश किया। यह पहली बार आप देख रहे हैं पिछले लगभग 30-35 वर्षों में
कि भारत की नीति में एक परिवर्तन दिख रहा है, जब भारत यह कोशिश कर रहा है कि हम एक ग्लोबल जो निगोशिएशन है उसके लिए हम किस ढंग से कोई रोल प्ले कर सकते हैं। यह अभी तक बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि भारत कैसे रोल प्ले करना चाहता है। कोई प्रपोजल नहीं है, कोई ड्राफ्ट प्लान नहीं है, कोई आउटलाइन अभी तक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री का जो वहाँ एड्रेस था उसमें इसकी भी कोशिश हुई है कि भारत इस चीज़ को बताना चाह रहा है कि भारत एक इंडिपेंडेंट पावर है, एक ग्लोबल पावर है, और हम किसी भी देश में अब ग्लोबल रोल प्ले करने के लिए तैयार होना चाहता है। क्योंकि कई बार भारत को लेके यह क्रिटिसिज्म भी होता रहा है कि भारत अपनी जो वैश्विक जिम्मेदारियां हैं उसको लेने की कोशिश नहीं करता है कई बार। हालांकि उसको हम लोग बोलते थे पहले कि हमने पीस कीपिंग फोर्सेस कई जगहों पे भेजा है, यूएन को सपोर्ट करते हैं, रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो रोल होना चाहिए, चाहे वो अफगानिस्तान में या सीरिया, इराक इत्यादि जगहों में, गजा में, वो हमने पहले कोशिश नहीं की थी। अगर यहाँ पे कोशिश हो रही है अंदर में वार्तालाप कराने की कोशिश भारत अगर कर रहा है, मुझे नहीं पता ऐसा हो रहा है कि नहीं, लेकिन अगर कर रहा है तो ये एक इम्पॉर्टेंट ग्लोबल अचीवमेंट होगा और भारत को ग्लोबल रोल एक्सेप्ट करने में मुझे लगता है कि भारत की भूमिका को बढ़ाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे संवाददाता नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, जैसे हम देख रहे हैं कि अलग अलग दृष्टिकोण से ये दौरा जो है बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम आर्थिक पक्ष की बात करते हैं तो व्यापारिक साझेदारी की अगर हम बात करें या फिर निवेश की बात करें या फिर जो आदान प्रदान है रिसोर्सेज का उसकी बात करें, उसको लेकर किस तरह से ये मजबूती प्रदान करता दिखाई देता है? देखिए, आप अगर देखें रमा के मध्य और पूर्वी यूरोप में जो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है वो पोलैंड ही है भारत का। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज पोलैंड के जो कुछ सीईओज है कंपनी के, उनसे मुलाकात करेंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारे व्यापारिक संबंध है उनको और ज्यादा सुदृढ़ करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहेगी। इसके अलावा आप देखें कि पोलैंड जो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काफी तकनीक में आगे है पोलैंड, और अगर ये तकनीक भारत के पास आती है और इसका लाभ भारत के किसानों को मिलता है तो और ज्यादा कह सकते हैं कि किसानों का फायदा हो सकता है। इसके अलावा आप देखें कि कूटनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से भी भारत और जो पोलैंड है उसके रिश्ते हमेशा से काफी मजबूत रहे। आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के जो सैनिक हैं वो पोलैंड के सैनिकों के साथ मिलकर उन्होंने लड़ाइयां भी लड़ी हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पोलैंड के जो निवासी द्वितीय विश्व के समय जिन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा था, किसी भी देश ने उनके लिए आगे हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन जामनगर के महाराज और इसके अलावा कोल्हापुर के जो महाराज हैं उन्होंने आगे बढ़कर न केवल जो यहाँ से पोलैंड से जो लोग गए थे उनके लिए तमाम इंतजाम किए, कैंप बनाए, उनके लिए शिक्षा, खाने पीने, तमाम चीजों की जो व्यवस्था है वो की। तो भारत और पोलैंड के निश्चित तौर पर रिश्ते काफी पुराने हैं और इन रिश्तों को और ज्यादा गहराई प्रधानमंत्री की यात्रा देगी। निश्चित तौर पर व्यापारिक लाभ भी होगा। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जिक्र किया कि एआई के क्षेत्र में आने वाले 2-3 सालों में जो भारत है वो काफी तेजी से तरक्की करेगा। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और यहाँ तक कि स्पेस स्टेशन तक की बात भारत ने कही, तो ये बताता है कि इसरो किस तेजी के साथ काम कर रहा है और यहाँ पर निवेश की अपार संभावना है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जब सीईओज के साथ बैठक करेंगे या प्रधानमंत्री और पोलैंड के राष्ट्रपति के साथ बैठक करेंगे तो इन मसलों पर भी जरूर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, राजन जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं और ये सबको पता है कि एक पोलैंड के साथ भारत की इमोशनल बॉन्डिंग है, एक भावनात्मक संबंध है जो समय के साथ और मजबूत हुआ है। अब ये दौरा कितना मजबूत उसको और ज्यादा करता है और उसकी क्या कुछ भूमिका रहने वाली है जब हम ग्लोबल परिदृश्य की बात करते हैं, भारत की भूमिका की बात करते हैं और भारत को उसके सहयोगियों की बात करते हैं? देखिए, पोलैंड के साथ संबंध बिल्कुल हमारे काफ़ी अच्छे रहे हैं। शीत युद्ध में जैसे मैंने बताया कि चूंकि वार्शो पैक्ट के साथ हमारे संबंध अच्छे थे तो सारे देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे थे। अभी कुछ दिनों से क्या हुआ था, खासकर 2014 के बाद से जब से क्राइमिया को रूस ने किया था उसके बाद हमारे संबंध, चूंकि पोलैंड जो था, पोलैंड को हमेशा डर लगता है कि अगर यूक्रेन रूस के अंदर जाता है तो दूसरा बड़ा खतरा पोलैंड को बनेगा। और भारत की नीति क्राइमिया को लेके या मुझे लगता है कि जो यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसमें भी लेके कई बार यह बताया जाता था कि भारत रशिया की ओर झुकाव है भारत की, और चूंकि डिफेंस कॉर्पोरेशन हमारे बहुत ही अच्छे हैं तो उस कारण से मुझे लगता है कि थोड़ी सी खटास आ गई थी कुछ दिनों के लिए। लेकिन पोलैंड की जो जनता है वो भारत को काफ़ी रिस्पेक्टफुली ट्रीट करती है।
और भारत और ऐतिहासिक संबंध का अभी कभी भी हमारा पोलैंड के साथ कोई भी कभी भी रिश्ता खराब नहीं हुआ। और पोलैंड एक डेमोक्रेसी है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन से हमारा एक FTA नेगोशिएशन भी चल रहा है, ट्रेड नेगोशिएशन चल रहे हैं। और चूंकि यूरोप में बहुत कम देश हैं जो कि इम्पॉर्टेंट कंट्रीज हैं, और सेंट्रल यूरोप की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे पोलैंड सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री अभी के समय में। तो वैसे में भारत की नीति यह है कि यूरोपियन यूनियन से भी रिश्ता बनाएगा, और उसके साथ साथ जो दूसरे देश हैं वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कंट्री है, चाहे वो ब्रिटेन हो या फिर यूरोपियन यूनियन के जो दूसरे सदस्य अभी हैं, जो जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, डेनमार्क इत्यादि देशों में, हम उनसे एक तरह से एक अलग रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम उनके माध्यम से भी अपने ट्रेड या अपने जो इश्यूज हैं, अपने इंटरेस्ट हैं, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। और अभी जो प्रधानमंत्री की यात्रा है वो यूरोप के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनको लगता था कि सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बनाना मुश्किल है, क्योंकि भारत रूस को सपोर्ट करता है। अभी एक तरह से अभी जो भारत का जो इमेज है, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स ने, आपने देखा कि वहाँ पे यूक्रेन की यात्रा नहीं की है जी। इससे बाइडेन ने जरूर की है, मैक्रोन ने की है, सोल्स जो जर्मनी के उन्होंने की है, और एक और इम्पोर्टेंट कंट्री जो कि नाटो का हिस्सा है लेकिन अलग एक पॉलिसी रखता है, हंगरी का लीडर वहाँ पे है विक्टर ओरबान, उन्होंने यात्रा की थी। और उन्होंने यात्रा का मकसद वही बताया था कि हम यहाँ पे जो यात्रा कर रहे हैं वो उसका मकसद है पीस टॉक को बढ़ाना। लेकिन हंगरी के लीडर ने पहले वहाँ की यात्रा की यूक्रेन की, फिर वो रूस गए, फिर चीन गए और फिर वाशिंगटन गए। तो उनको सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उसको लाने की कोशिश की। अब भारत के साथ देखिए क्या होने वाला है। अभी प्रधानमंत्री वहाँ पे यूक्रेन जा रहे हैं, उसके बाद कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि अगर हो सकता है कि वाशिंगटन की यात्रा होगी, अगर यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में अगर जाते हैं सितंबर में, फिर ब्रिक्स की मीटिंग में अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो रूस की भी यात्रा हो सकती है। बिल्कुल, कई मायनों में बेहद एक तरह से मल्टी अहम है। इंगेजमेंट की कोशिश हो रही जी। बिल्कुल, कई मायनों में अहम है। बहुत शुक्रिया तमाम मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुनवाई जारी है। वहीं मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आज कोर्ट में अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सुनवाई के दौरान हड़ताल पर बैठकें एम्स के डॉक्टर्स के वकील ने अदालत में कहा कि उन्हें हड़ताल पर होने के कारण निशाना बनाया जा रहा है। डॉक्टर्स की अटेंडेंस शीट में उन्हें एब्सेंट दिखाया जा रहा है और पिछले 9 दिनों की सैलरी काटने की भी बात कही जा रही है। इस पर सीजेआई ने कहा कि वे पहले काम पर लौटें, फिर मामले को देखेंगे। सीजेआई ने कहा कि हमें पता है कि वो 36 घंटों तक काम करते हैं। जब मेरे परिवार का एक सदस्य अस्पताल में भर्ती था तो मैं खुद सरकारी हॉस्पिटल में फर्श पर सोया हूँ। इधर एम्स नागपुर के अलावा पीजीआई चंडीगढ़ ने भी निशाना बनाए जाने की शिकायत की। सीजेआई ने कहा कि कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी इन मामलों पर भी सभी पक्षकारों से बातचीत कर रास्ता निकालेगी। और कोलकाता रेप मर्डर केस की जो जांच कर रही सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच की जो रिपोर्ट है वो सौंपी है। कोलकाता रेप मर्डर केस का ये जो मामला है, एम्स नागपुर और पीजीआई चंडीगढ़ और बंगाल पुलिस के रवैये पर भी अदालत ने इसमें सवाल उठाए हैं। और कोलकाता दुष्कर्म हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जो है वो आज सीबीआई ने जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी इसमें दाखिल कर दी है। और एम्स के डॉक्टर्स के वकील ने कहा है कि डॉक्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है इस पूरे मामले में। उन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टर्स की सैलरी काटने की भी उन्होंने शिकायत की है कि डॉक्टर्स की सैलरी काटी जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि डॉक्टर्स पहले काम पर लौटें, फिर इस पूरे मामले को देखा जाएगा। तो ये काफ़ी अहम सुनवाई है अपने आप में। एम्स नागपुर और पीजीआई चंडीगढ़ ने निशाना बनाने की बात कही है। अदालत ने बंगाल पुलिस के रवैये पर सवाल भी उठाए हैं और सीजेआई ने कहा है कि हमें पता है कि 36 घंटे तक डॉक्टर्स काम करते हैं और लेकिन जो दिक्कत है वो सबके सामने है। जब मेरे परिवार का एक सदस्य अस्पताल में भर्ती था तो मैं खुद सरकारी हॉस्पिटल में फर्श पर सोया हूँ। और जबकि एम्स के डॉक्टर्स के वकील का ये कहना है कि डॉक्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है। और नागपुर के अलावा पीजीआई चंडीगढ़ ने भी निशाना बनाए जाने की बात कही है। और सीजेआई ने कहा है कि कोर्ट द्वारा गठित कमेटी इन मामलों पर सभी पक्षकारों से बातचीत कर रास्ता निकालेगी।
तो ये काफ़ी अहम सुनवाई अपने आप में। और कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इसके अलावा बंगाल पुलिस ने भी सीलबंद कवर में अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने रख दी है। 2 दिन पहले सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने सीबीआई को कहा था कि वो 22 अगस्त तक ये बताए कि उसकी जाँच कहाँ तक पहुँची है। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई पिछले 9 दिन से तफ्तीश कर रही है कि आखिर ट्रेनी डॉक्टर के साथ उस रात क्या हुआ था, कौन दोषी है। इस बारे में सीबीआई लगातार कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष और अन्य आरोपी संजय रॉय से पूछताछ में जुटी है। आज भी कोलकाता में संदीप घोष सीबीआई दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बंगाल सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की है, इसमें बताया जा रहा है। सबसे पहले विकास आपके पास आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अहम बिंदु हैं इस सुनवाई के अगर आज की हम सुनवाई की बात करते हैं तो। बिल्कुल रमा, अभी सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट और राज्य सरकार ने जो अपनी एक रिपोर्ट दी है तोड़फोड़ को लेकर, उन पर सुनवाई होगी लंच के बाद। अभी तक की जो सुनवाई हुई है उसमें सीबीआई को जो भी केस डायरी से जुड़े जो दस्तावेज दिए गए हैं उस पर कोर्ट देख रहा है कि बंगाल पुलिस की कहां तक जांच गई थी। यहाँ पर समय को लेकर भी विवाद हो रहा है। यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में, उससे ये पता लगता है कि अननेचुरल डेथ को लेकर के एफआईआर जो दर्ज की है वो बहुत देरी से दर्ज की गई, यहाँ तक कि पोस्टमार्टम हो गया उसके बाद ये पुलिस ने मेंशन किया कि अननेचुरल डेथ में एक एफआईआर दर्ज की जा रही है। तो इस पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं कि पोस्टमार्टम जब पुलिस करा ही रही थी, इसीलिए पोस्टमार्टम करा रही थी कि अननेचुरल डेथ का मामला था, तो शिकायत दर्ज करने में इतनी देरी क्यों? एक सवाल कोर्ट का ये है। दूसरा, इसमें बेंच में जस्टिस पारदीवाला ने यह कहा कि जिस तरह से कलकत्ता पुलिस ने काम किया है इस मामले में, ये लापरवाही 30 साल में उन्होंने कहा कि मैंने किसी केस में नहीं देखी, वकील और जज के तौर पर इस तरह की लापरवाही पहली बार देखने को मिल रही है। अब यहां पर इस बात को लेकर विवाद बंगाल सरकार और सीबीआई के बीच है कि अननेचुरल डेथ की एफआईआर किस समय दर्ज की गई, कब ये बताया गया कि ये मर्डर था, ये सारी चीजों में इतने डिले क्यों हुआ है, पहली बात ये। दूसरा, कोर्ट को सीबीआई ने ये बताया कि जांच जो है वो भी बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में है और जो भी जांच अब तक हुई है उसकी स्टेटस रिपोर्ट देते समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि सीबीआई को इसमें कुछ दिक्कतें आई हैं और वो दिक्कतें इसलिए क्योंकि क्राइम सीन पर सीबीआई 5वें दिन पहुंची है हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो जो भी कुछ इसमें जांच अभी सीबीआई कर रही है उसका आधार कोलकाता पुलिस ने जो भी उनको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जो भी वीडियोग्राफी क्राइम सीन की थी, उसके आधार पर सीबीआई की जांच हो रही है। स्टेटस रिपोर्ट में और क्या बातें हैं ये लंच के बाद और स्थिति साफ हो पाएगी, क्योंकि अभी तक की जो सुनवाई थी उसमें आरोप एक दूसरे पर लगाते रहे। बंगाल सरकार लगातार ये कहती रही कि ये आरोप हम पे जो लगाया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद अननेचुरल डेथ का एफआईआर दर्ज की गई है, ये ठीक नहीं है और दस्तावेजों के साथ वो इस बात को कोर्ट के सामने रखेंगे। अब वो कौन से दस्तावेज हैं जिसके आधार पर बंगाल सरकार के वकील अपनी बात को कोर्ट के सामने साबित कर पाएंगे, लंच के बाद स्थिति साफ होगी। सीबीआई ने अभी तक जो टाइमलाइन बताई है उसके मुताबिक एक भारी लापरवाही दिखती है कोलकाता पुलिस की तरफ से कि आपने पहले पोस्टमार्टम किया, ये जानते हुए पोस्टमार्टम हुआ कि नेचुरल डेथ है, लेकिन बावजूद इसके एफआईआर इतनी देर से दर्ज की गई। इसके अलावा पुलिस का जो रिस्पांस है ओवरऑल इस मामले को लेकर के, घटना स्थल पर पहुंचना, क्राइम सीन को सिक्योर करना, हर स्तर पर लापरवाही देखने को मिली है, ये सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट कहती है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ प्रसन्नजीत भी बने हुए हैं। प्रसन्नजीत, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, आज जो आरोपी है उससे भी पूछताछ लगातार जारी है और जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो भी सीबीआई के सम्मुख पेश हुए हैं, क्या कुछ जानकारी इस बारे में है, किस दिशा में पूछताछ चल रही है? देखिए रमा, सबसे पहले तो एक कोर्ट रिलेटेड एक बात बता दूं कि शायद देश में कभी ऐसा हुआ है कि एक कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो आजकल लाइव स्ट्रीमिंग हम देखते हैं, वो लाइव स्ट्रीमिंग बड़े बड़े स्क्रीन पर कोलकाता की अलग अलग जगह पर, खास कर से आरजी और मेडिकल कॉलेज में जो धरने पे बैठे हुए डॉक्टर है वहां पे दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। तो ये काफी सेंसिटिव है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट में लोग वैसे नॉर्मली कोर्ट के अंदर की बहस देखने में आदी नहीं है,
और खासकर से आरजी कौर के बारे में बहस और आरजी कौर की ग्राउंड जीरो में वो लोग इस बहस को देख रहे हैं जो लोग 9 अगस्त से आज तक उसी आरजी कौर के अंदर मौजूद है, पिछले कई सालों से वहां पे डॉक्टर के हिसाब से काम कर रहे हैं, या 14 अगस्त रात को वहां पे जो कुछ भी वैंडलिज्म देखने को मिला तब भी मौजूद थे। तो ये इतना सेंसिटिव हो गया है कि ये पहले मैं कहना जरूरी समझा कि इस तरह से हो रहा है। जी। तो पहली बात। दूसरी बात है कि स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से दिया गया है, वो तो जैसे जैसे उसका सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में है ही, विकास उसके बारे में ज्यादा बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से संदीप घोष के साथ सुनवाई पूछताछ जारी है उसी तरह से जारी है। आज शायद 7th डे है कि डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ जारी है। साथ ही में बाकी काफी सारे लोगों को बुलाया जा रहा है बारी बारी में, और उनका जो बयान है उस बयान के साथ डॉक्टर संदीप घोष की जो बयान है या जो संजय राय उनकी बयान है, इसको मिला के देखा जा रहा है। और कई सारे पेशेंट पार्टी को भी बुलाया गया है जो 9 तारीख को अस्पताल में हाजिर थे, उनको भी बुलाया जा रहा है। और तीसरी बात यह है सीआईएसएफ की तरफ से आरजी कौर की जो सिक्योरिटी सेफ्टी है उसका जो चार्ज है वो लिया जा रहा है, इसका प्रोसेस भी जारी है। रमा जी, हमारे साथ विकास भी जुड़े हुए हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ऐतिहासिक ये भी बताया जा रहा है, प्रसन्नजीत बता रहे हैं कि सभी लोग इस सुनवाई को देख सकते हैं, अपने आप में कितनी बड़ी नज़ीर है, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर्स के लिए भी कोर्ट ने कहा है। बिल्कुल रमा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग सुनवाई को देखना और सुनना चाहते थे, इसीलिए इसको यूट्यूब पर स्ट्रीम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो अपना एक चैनल है ऑफिशियल, और हजारों लोग उसको देख रहे हैं, इसको देख भी पा रहे हैं। कितने नंबर्स, 5000 से ज्यादा लोग उस समय इस सुनवाई को देख रहे थे। जहां तक डॉक्टरों की बात है, जो डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, खासतौर से रेजिडेंट डॉक्टर्स, जैसे आपने बताया भी था कि असम एम्स नागपुर, माफ कीजिएगा, एम्स नागपुर और पीजीआई चंडीगढ़ के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स उन्होंने कहा कि उनको ये चेतावनी दी गई है कि वो काम पर लौटे, नहीं तो उनकी धरने के जो जितने दिन वो धरने पर बैठे हैं वो उनकी छुट्टियां मानी जाएंगी। जाहिर है इसका असर उनकी सैलरीज पर होगा। कई जगहों पर उनको ये भी कहा जा रहा है कि आपको एब्सेंट मार्क किया जाएगा, जिसके चलते ये जो परीक्षाएं होती हैं सुपर स्पेशलिटी के लिए जो एग्जाम्स होते हैं उसमें अटेंडेंस शॉर्ट भी हो सकती है उनकी, तो उनकी अपनी अलग दिक्कतें हैं, और इसको लेकर के भी उन्होंने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट को बताया। बिल्कुल, और सीधे हम आपको ले चलते हैं वार्सा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत। ये दृश्य पोलैंड से आप देख रहे हैं। पोलैंड के वार्सा में प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत। और
तो सीधे दृश्य आप वार्सा से देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये यात्रा है। 45 वर्ष के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है और ये यात्रा उस समय में हो रही है जब भारत और पोलैंड अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। तो अपने आप में व्यापारिक आदान प्रदान और जो कूटनीति है उसको देखते हुए भी ये काफ़ी अहम, और जिस तरह से ग्लोबल परिदृश्य में भारत के कदम बढ़ रहे हैं, भारत को अहमियत दी जा रही है, उसे देखते हुए भी ये बेहद अहम यात्रा है। इसके बारे में हम पल पल की जानकारी देंगे आपको, लेकिन मिड डे प्राइम में यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम आपको बता देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया है और आज का दिन बेहद व्यस्त रहने वाला है। कई तरह के कार्यक्रम है, द्विपक्षीय वार्ता है और इसके साथ ही बेहद महत्वपूर्ण हम जानकारी देंगे आपको ये सारी, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।
फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति JPC की पहली बैठक आज संसद भवन परिसर में हो रही है। इस बैठक में समिति के सदस्यों की अल्पसंख्यक मामलों और कानून मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हो रही है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल JPC के अध्यक्ष हैं। 31 सदस्यीय समिति को इस विधेयक की जाँच करने का काम सौंपा गया है। लोकसभा में ये विधेयक 8 अगस्त को पेश किया गया था और चर्चा के बाद इसे संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया। वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और सर्वेक्षण और अतिक्रमण हटाने से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। तो 8 अगस्त को लोकसभा में ये पेश किया गया था और विधेयक की जांच अब संयुक्त संसदीय समिति करेगी। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। वक्फ बोर्ड की शक्तियों और संपत्तियों से जुड़े संशोधन इसमें हैं और ये संशोधन काफ़ी अहम हैं। विधेयक में 40 से ज़्यादा संशोधन किए गए हैं और JPC की ये पहली बैठक है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर JPC की ये पहली बैठक अपने आप में काफ़ी अहम है। JPC में 31 सदस्य शामिल हैं और ये आज संसद भवन परिसर में हो रही है। इस बैठक में समिति के सदस्यों की अल्पसंख्यक मामलों और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हो रही है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल JPC के अध्यक्ष हैं। 31 सदस्य समिति को इस विधेयक की जाँच करने का काम सौंपा गया है। लोकसभा में ये विधेयक 8 अगस्त को पेश किया गया था और चर्चा के बाद इसे संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया था। वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियां, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और सर्वेक्षण और अतिक्रमण हटाने से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है और ये JPC की पहली बैठक है वक्फ संशोधन विधेयक पर, जिसमें 40 से ज़्यादा संशोधन किए गए हैं और 31 सदस्यीय समिति जो है वो इसमें शामिल है और संसद भवन परिसर में ये बैठक हो रही है। JPC के 31 सदस्य इसमें शामिल हैं। जगदम्बिका पाल इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये वक्फ बोर्ड की शक्तियों को तय करने में। 8 अगस्त को लोकसभा में ये विधेयक पेश किया गया था और अपने आप में इसे काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग थी और अब इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति करेगी। करीब 40 के करीब इसमें संशोधन हैं और वक्फ बोर्ड की शक्तियों और संपत्तियों से जुड़े हुए ये संशोधन हैं जो कि इसका दायरा तय करेंगे और इसकी जो वैलिडिटी है वो भी तय करेंगे। 40 से अधिक संशोधन इसमें किए गए हैं। JPC की यह पहले बैठक है। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। जी शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस बैठक के बारे में देना चाहेंगे? देखिए 11 बजे से बैठक चल रही है। कुल 44 संशोधन उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के जो सचिव हैं वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं विभिन्न जो संशोधन है उसका। और आज जो पहली बैठक है तो सभी सदस्यों को जो संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं इस विधेयक में उसकी विस्तार से जानकारी दी जा रही है। और आप जानते हैं कि जो अगला सत्र होना है संसद का उसके पहले हफ्ते के अंतिम दिन तक समय दिया गया है। हालांकि अगर ये समिति को लगता है कि और विचार की ज़रूरत है तो वो इस समिति का समय बढ़ाने की सिफारिश भी कर सकती है। लेकिन आज की बिल्कुल आज की बैठक जो है काफ़ी अहम है। शैलेंद्र, अपने आप में ये 40 से ज़्यादा संशोधन है, ये कितने अहम है शैलेंद्र, इनके बारे में भी जानना चाहेंगे।
आगे बढ़ेंगे। झारखंड पुलिस के एटीएस ने हजारीबाग, दरगाह सहित कई अन्य जिलों में 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान एटीएस आतंकी संगठन अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक AK-47 सहित कुछ अन्य हथियारों की बरामदगी की भी सूचना है। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों के पास से कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए हैं। इन दस्तावेजों और उपकरणों की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये लोग अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का विस्तार कर इससे युवाओं को जोड़ने, उन्हें कट्टरपंथी बनाने, भारत में शरिया कानून स्थापित करने का काम कर रहे थे। ये पहली बार नहीं है जब झारखंड में आतंकी संगठनों से जुड़े लोग पकड़े गए हैं। तो ये जो संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, इनके पास से कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं और आतंकी संगठन अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का विस्तार करने में ये जुटे थे। झारखंड में एटीएस की ये एक बड़ी कार्रवाई है। हजारीबाग, लोहरदगा सहित कई अन्य जिलों से 1 दर्जन से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी इसके तहत, और ये आतंकी संगठन अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS से जुड़े 7 आतंकी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और उनके पास से AK-47 सहित कुछ अन्य हथियारों की बरामदगी की सूचना भी है। रांची से हमारे संवाददाता दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, एटीएस की कितनी बड़ी सफलता इसे कही जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर जो एटीएस की है ये एक बड़ी कार्रवाई आज सुबह से झारखंड में करीब 14 ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही थी। झारखंड के कई जिले, राजधानी रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, जमशेदपुर, रामगढ़, पाकुड़, गढ़वा और गिरिडीह में ये जो आतंकियों का जो एक स्लीपर सेल काम कर रहा था, उसका क्लू एटीएस को मिला था कि किस तरीके से ये एक बड़ा रैकेट झारखंड में पिछले कुछ दिनों से सक्रिय हो गया था और उसके बाद जो उसका नेक्सस था वो लगातार बड़ा होता जा रहा था और उसके बाद ये छापेमारी होती है। और जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि इस मामले में 7 लोगों को यहाँ गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा कई अन्य संदिग्धों से लगातार जो एटीएस की टीम है वो पूछताछ भी कर रही है, तो हम कह सकते हैं। और साथ ही साथ AK-47 जैसे हथियार जो आप अब तस्वीरों में आप जैसा कि देख रहे थे कि जो छापेमारी हुई है वो एक खपड़ेल का घर है, दूसरे तो इसी तरह के घर है जहां पहुंचते हुए भी पुलिस और एटीएस की टीम को मशक्कत करनी पड़ रही है वहां पर, लेकिन हथियार और जो अल्सा और जो हथियार है वो भारी मात्रा में छुपा कर रखा गया था। तो समझ सकते हैं कि जो ये पूरा नेक्सस था वो किस तरीके से युवाओं को जोड़ने के प्रयास में यहाँ पर लगा हुआ था और उनके बीच हथियारों की सप्लाई के जरिए एक नया नेटवर्क और चेन जो है वो खड़ा करने की कोशिश यहाँ पर हो रही थी। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड में एटीएस ने जो ये कार्रवाई की है वो एक बड़ी कार्रवाई है और इसके जरिए इस नेक्सस को जो आतंकवादी संगठन है, जो एक गिरोह है, उसको तोड़ने की और उनके मंसूबे को नाकाम करने की कोशिश की गई। बिल्कुल दिवाकर, AK-47 भी मिली है और कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। क्या उन दस्तावेजों के बारे में कुछ पता चल पाया है? और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए हैं? निश्चित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं और कुछ साहित्य भी उनके साथ वहां पर मिला है, जिसमें कहा जा रहा है, हालांकि अभी पुलिस सोर्सेज ने उसके बारे में खुलासा करने से मना किया है। हमारी लोहरदगा के जो पुलिस अधीक्षक है SP जामा, उनसे भी मेरी बात अभी मैंने कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने बोला कि कुछ वक्त मुझे दीजिए, उसके बाद वो सारी जो परतें और एटीएस ने क्या क्या वहां से बरामद किया है तमाम चीजों का वो खुलासा करेंगे और बताएंगे। लेकिन लगातार जो आसपास के इलाके हैं वहां पर ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि इतने बड़े बड़े हथियार यहाँ पर रखे गए थे जिस तरीके से छुपाकर, और लगातार जब लोग को से जब हमने बात की, वहां पे लोगों के बात जब हमने बात करनी शुरू की तो लोगों ने साफ तौर पर यह कहा कि यहाँ पर ये लोग पिछले कई महीने से यहाँ पर छुप कर रह रहे थे और इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे और जो लगातार जो संदिग्ध का आंकड़ा था यहाँ पर वो बढ़ता जा रहा था। हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पर जानकारी भी पुलिस को मुहैया कराई होगी। बिल्कुल दिवाकर, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए और मिड डे प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए TG न्यूज। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें।
ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हम आपको बता देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड में प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता जो है वो जारी है और उससे संबंधित ये दृश्य आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत और पोलैंड के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको और मजबूती के साथ और उसके साथ ही जो बहुपक्षीय संबंध है उनमें किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, उसे देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण ये द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता के ये दृश्य आप देख रहे हैं। अपने आप में गर्मजोशी दोनों देशों के बीच में साफ तौर पर दिखाई देती है। तो भारत और पोलैंड के बढ़ते संबंध इन दृश्यों से साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। अपने आप में ये अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता विभिन्न क्षेत्रों में जो संबंध हैं किस तरह से आगे बढ़ा जाए। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 45 साल बाद ये पहली यात्रा है और उस समय ये यात्रा हो रही है जब भारत और पोलैंड अपने राजनयिक संबंधों के जो 70 वर्ष हैं वो पूरे कर रहे हैं। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, चाहे आर्थिक संबंध हो, चाहे जो संसाधन है उनका आदान प्रदान हो, चाहे निवेश की बात की जाए, चाहे कूटनीति की बात की जाए या राजनयिक संबंधों की मजबूती की बात की जाए, उसे देखते हुए बेहद अहम ये वार्ता। और जो भारत का मत है उसको देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण ये वार्ता, ये द्विपक्षीय वार्ता अपने आप में काफ़ी अहम है। दोनों देशों की गर्मजोशी, दोनों देशों के जो पारस्परिक संबंध हैं, दोनों देशों के जो सांस्कृतिक संबंध हैं, दोनों देशों के जो आर्थिक संबंध हैं, उनको देखते हुए और किस तरह से जो भू राजनीतिक स्थिति है उसमें दोनों देश आगे बढ़ेंगे। और अगर देखा जाए तो पोलैंड एक बड़ा भारत का व्यापारिक साझेदार भी है। अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो उसे देखते हुए भी ये वार्ता बेहद अहम हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता के ये दृश्य आप देख रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये वार्ता है। भारत और पोलैंड के भावनात्मक संबंध भी हैं, सांस्कृतिक संबंध भी हैं और भारत और पोलैंड के बीच इन संबंधों को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाएगा और भू राजनीतिक परिदृश्य में ये संबंध अपने आप में कितने अहम साबित होंगे और भविष्य की दिशा को देखते हुए काफ़ी अहम ये वार्ता। और आगे भी हम प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में जानकारी देते रहेंगे। लेकिन अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयकर विभाग का 165वां स्थापना दिवस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी मौजूद रहे। इस अवसर पर आयकर विभाग में उत्तम कार्य करने के लिए पुरस्कार भी दिए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि आज टैक्स कलेक्शन में प्रत्यक्ष रूप से किसी की मौजूदगी नहीं है, इसलिए आज टैक्स देने वालों का विभाग ने बड़ा भरोसा हासिल किया है। आज टैक्स प्रक्रिया में जो सरलता आई है उससे टैक्स कलेक्शन में तेज़ी से वृद्धि हुई है, जिससे देश के विकास को गति मिली है। उन्होंने कहा कि अगले 6 माह में हम टैक्स को लेकर एक आसान कोड वाला कानून लाएंगे। वित्त मंत्री ने आयकर विभाग के लोगों से विभाग की भाषा आसान बनाने का आग्रह किया ताकि आम लोगों को जवाब देने में आसानी हो सके। India's direct taxation is very clearly understanding the requirement of the people and giving them a flexible way of transitioning towards a simpler, easier and easy to comply system.
So the transition is more on the principle of nudge rather than this is it, you take it, or else I'm sorry, you have to comply and there's no alternative. That's not the approach our government has taken. Prime Minister Modi has been very clear from the beginning that we need to provide simpler system. We need to make it easy to comply. We also have to continuously show reduction in the rate. This budget 24-25, I have made very clear statements that there shall be 4 major objectives that we like to reach. Simplify taxes, improve taxpayer services, provide tax certainty and reduce litigation. इसके साथ ही मिड प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।